हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का जो न्यू सिलेबस आया है उस सिलेबस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर से आपको ये समझ आएगा कि जो स्टूडेंट बिहार से ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग लेकर के डिप्लोमा कर रहे हैं और वो अभी थर्ड सेमेस्टर में है, तो उनके लिए न्यू सिलेबस के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को दिया गया है और वे सारे सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी वो सारे सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में क्या सिखाने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट रूप से बताया जाएगा। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग होने के नाते इस सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा, क्या रोल प्ले करेगा, इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ इस बात के बारे में लास्ट में बताया जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रांच पेपर पढ़ रहे हो तो उनके लिए कौन सा बुक लेंगे कि आपको पढ़ना आसान होगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में यानी लास्ट में बुक का नाम भी, बुक का रेफरेंस भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग से जो स्टूडेंट बिहार से कर रहे हैं उनको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को दिया गया है। पहला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग, तीसरा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, चौथा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और पांचवा जो सब्जेक्ट आपको है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए इस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे है वो आपको सिलेबस में दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल हम लोग को इंजीनियरिंग लाइफ में क्या सिखाएगा, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए, सपोज करिए कि आप एक इंजीनियर हो और आपको कहीं पे एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप बिल्डिंग बनाओ, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले ये सोचोगे कि बिल्डिंग के हर एक पार्ट को, हर एक टुकड़ा को, हर एक हिस्सा के बारे में आपको नॉलेज गेन करना होगा कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं। हम लोग को तो देहात में घर रहता था, ऊपर वाला पार्ट को छप्पर बोलते थे और दीवार बोलते थे और नीचे वाला को बोलते थे जमीन बोलते थे कि नहीं। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग जब स्ट्रक्चर बनाओगे, इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनाओगे, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, जमीन के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो आपके ओवरव्यू में यही चीज सिखाया जाएगा, ठीक है ना, कि अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाने के पहले बिल्डिंग का सारे कंपोनेंट्स, सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किस पार्ट को हम लोग चौखट बोलते हैं, किस पार्ट को हम लोग पैनल बोलते हैं, जिसको दरवाजा बोलते हैं, डोर बोलेंगे, विंडो बोलेंगे, कितने टाइप्स के बिल्डिंग होता है, कितने टाइप्स के आपको विंडो लगाना है, कितने टाइप्स से आपको डोर लगाना है, अलग अलग जगहों के सिचुएशन के अनुसार आपको विंडो प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। हाँ, तो हर एक चीज में दरवाजा कौन से साइड में होना चाहिए, तो ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो समझ लीजिए, तो सबसे पहले आपको इस बात को, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है तो आपको इस बात को पता होना चाहिए कि बिल्डिंग के हर एक कंपोनेंट को क्या टेक्निकली, यानी टेक्निकली के बहुत शब्द आएगा, टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे, तो टेक्निकली कहने का मतलब आपको इंजीनियरिंग लैंग्वेज, आप उस चीज को अपने लैंग्वेज में पहले से जानते हैं, ठीक है ना, पहले से आप उसको अपने लैंग्वेज में जानते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊंचा नीचा को हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन उसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेवलिंग, तो ये हो गया टेक्निकल नाम, ठीक है ना। तो पहले से वो चीज जानते हैं, वो हो गया आपको जनरल नाम, लेकिन यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपको वो चीज नाम अलग, उसी चीज का मतलब नाम अलग रहेगा, तो उसको बोलेंगे टेक्निकल नाम, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बिल्डिंग का हर एक कंपोनेंट्स, हर एक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, जब इतना बात आपको पता चल जाएगा, ये क्या सिखाएगा, बिल्डिंग के हर एक पार्ट के बारे में कौन सब्जेक्ट सिखाएगा, तो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बिल्डिंग का तो हर एक पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेंगे। दूसरी बात, जब हर एक पार्ट की बिल्डिंग के बारे में स्टडी कर लेंगे तब आप सोचेंगे कि वो पार्ट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल, यानी कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी एक बिल्डिंग को
कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से नॉलेज की आपकी जरूरत होगा और कौन कौन से मटेरियल लगेगा, वे सारे चीज के बारे में स्टडी करेंगे किस सब्जेक्ट में, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल। वो दूसरी बात, मटेरियल भी बहुत सारे रहेंगे, तो आप देखोगे इंजीनियर का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए सेफ और दूसरा स्टेटमेंट होना चाहिए इकोनॉमिकल। इंजीनियर का मतलब भी होना चाहिए सेफ एंड इकोनॉमिकल, यानी आप मटेरियल वैसे सेलेक्ट करोगे जो सेफ भी रहे और इकोनॉमिकल भी रहे, ठीक है। हाँ, यानी सेफ हो, ऐसा नहीं कि आप मतलब सस्ता के चक्कर में सेफ ना रहे। आज पुल बनाए खराब मटेरियल डाल करके, आप पता चला कि उद्घाटन करे वाला पुल के नीचे आया है, ठीक है ना, तो वैसा आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस चीज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल आपको क्या सिखाएगा, तो एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना सिखाएगा और उसके लिए कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस मटेरियल का नॉलेज देगा, ठीक है। हाँ, तो इस सब्जेक्ट का आपको क्या हो गया कि पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सिखाना चाह रहा है। दूसरी बात ये सब्जेक्ट पूरी की पूरी थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है। तो कुछ कुछ डाटे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें याद रखना होगा, जो आपको कंपटीशन में तो काम देगा ही देगा, साथ ही साथ सेमेस्टर में ये बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। हाँ, और इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वही रहने वाला है जो पहले आप लोग पढ़े थे। 70 नंबर का आपको एक्सटर्नल होगा, कितना नंबर का होगा, 70 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का आपको कॉलेज में होगा जिसको बोलते हैं इंटरनल। और 70 नंबर में भी आपको दो पार्ट में होंगे, एक 50 मार्क्स में पूछा जाएगा 50 मार्क्स में, और 20 मार्क्स में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स में आपको थ्योरी रहेगा, ठीक है। सारा कुछ, सारा बंटवारा पहले ही जैसा है, जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट का बंटवारा था कि 50 नंबर में थ्योरी पूछा जाएगा लॉन्ग और शॉर्ट और 20 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब कुछ वही है, ठीक है। हाँ, तो पहला आपको यूनिट में ये दिया गया है ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, यानी उस बिल्डिंग कंपोनेंट का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसकी सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। दूसरा यूनिट में आपको पढ़ा रहा है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कोई मटेरियल मतलब नेचुरली आपको मिल जाएगा, कोई मटेरियल है जो आपको खुद से बनाना होगा नेचुरल के मदद से, ठीक है। तो वो सारे मटेरियल्स की आपको जानकारी देगा यूनिट 2 में, ठीक है। तीसरा आपको कह रहा है स्पेशल प्रोसेस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है ना। इसमें स्पेशल प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कि अगर मान लिया जाए कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको ये सब नॉर्मल प्रोसेस से वो चीज नहीं बन पा रहा है, तो उसको एक स्पेशल प्रोसेस से बिल्डिंग बनाना होता है, ठीक है। तीसरा जो आपको पढ़ना है, चौथा यूनिट जो आप लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ओवरव्यू ले लेंगे ना हम लोग, ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि धरती के अंदर बिल्डिंग का जो भाग होता है ना उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और धरती के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यानी आपको 4 यूनिट पढ़ना है कि सब स्ट्रक्चर को यानी धरती के अंदर कैसे बनाएंगे और धरती के ऊपर कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक इंजीनियर हैं तो पता चला कि मतलब फाउंडेशन के ऊपर बना दिए और बिल्डिंग को नीचे बना दिए, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि सब स्ट्रक्चर को कैसे बनाए, धरती के अंदर वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाए और धरती के ऊपर वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाए कि आपके स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन ज्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा दिन तक टिके, और टिकना को अंग्रेजी में बोलेंगे ड्यूरेबल, ठीक है। हाँ चलो, अगला है बिल्डिंग कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं वो बिल्डिंग में बढ़िया से कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं लगाए हैं, जैसे में खिड़की नहीं बढ़िया से दिए हैं, पता चला गर्मी के दिन में अकबका का उकरे में एकदम अकबकायल है, ठीक है ना। ठंडा के दिन में इतना खुला छोड़ दिया कोई बिल्डिंग बनाया कि पूरा हवा आ रहा, वैसा नहीं। प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। गांव देहात में क्या खिड़की छोड़ा जाता था, एक रूम के दूसरे रूम में आराम से सामान ट्रांसफर होता था, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन भी बढ़िया होना चाहिए। इस तरह सोच समझ के पूरा जानकारी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। यानी एक बढ़िया बिल्डिंग एक स्पेसिफिक पर्पस से, यानी बिल्डिंग को किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाने के लिए पूरा का पूरा आइडिया, पूरा का पूरा मतलब नॉलेज आपको कहां से मिलेगा, तो आपको मिलेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल से, और साथ ही साथ आपको ड्राइंग भी हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ
चलिए इतना बात आपको यहाँ तक समझ आ गया। इसके लिए अब सर रहा बात कि कौन सा बुक हम लोग लेंगे, तो इसके लिए कोई स्पेशल बुक में सारे टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मटेरियल ही काफ़ी होगा, जहाँ आप पढ़ोगे वहाँ के जो टीचर मटेरियल देंगे वही मटेरियल सफिशिएंट होगा। दूसरी बात आपको क्या होगा, अगर मन करता है कि नहीं लेवे करें तो आपको रंगवाला का एक बुक आता है जिसको यहाँ पे फोटो चिपका दिया जाएगा, उस बुक को आप ले सकते हो। आप जब सिलेबस उलट के देखोगे ना तो सिलेबस में बहुत सारा राइटर का बुक का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो उतना सारा बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बात को ध्यान होना चाहिए कि आप फर्स्ट टाइम ब्रांच पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें वैसा बुक का सिलेक्शन करना होगा कि आपको लैंग्वेज इजी हो, दूसरी बात आपको वो चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ आ गया। तो ये सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ ही साथ वनडे एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। रहा बात सबसे जो बड़ा यूनिट आपको है वो ये वाला है यूनिट 4। यूनिट 4 आपको सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला यूनिट है, ठीक है, और इसके बाद आपको यूनिट 5 है, और सबसे छोटा यूनिट जो आपको है वो यूनिट 3 है। सबसे छोटू यूनिट है, कौन सा यूनिट है, छोटू यूनिट 3, ठीक है। तो उम्मीद है आपको थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हो गया होगा, ठीक है। हाँ चलिए इसको कॉपी करिए। लोग इतना कॉपी कर लिए होंगे। अब हम लोग सेकंड सब्जेक्ट यानी बेसिक सर्वेइंग की ओर मूव करते हैं, और ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसमें करना क्या होता है सर, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले सपोज करिए कि आपको कहीं पे वाटर टैंक बैठाना है, यानी पानी के टंकी बैठाना है। तो आप अगर पानी की टंकी कहीं पे बैठाने जाओगे ना तो गाँव देहात में अक्सर लोग लड़ाई करने लगता है कि हमारे घर के नजदीक पानी टंकी बैठना चाहिए, हमारे खेत के नजदीक बैठना चाहिए, ठीक है ना, हमारे दूरा के नजदीक पानी टंकी बैठना चाहिए, ऐसे लोग लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को रिजोल्व करने के लिए आपको लगाना होगा दिमाग। आप एक इंजीनियर हो तो आप क्या सोचोगे, गांव में अगर आप जाओगे तो उन लोग तो अपने सुविधा के अनुसार अपना दूरा पर, अपना घर पर, अपना खेत के नजदीक लगवाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो तो आपको ये सोचना होगा कि जहां पे आपको वैसे जगह पर वाटर टैंकी को बैठाना चाहोगे कि आपको वहां से सारा गांव में पानी का, या जहां पे आप बैठा रहे हो टंकी, वहां से सारे जगह का पानी स्मूथली रूप से चला जाए। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये जो टैंक में जो पानी जाएगा उसके लिए आपको सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगा, SOURC, सोर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको देखना होगा कि टंकी जहां बैठा रहे हैं उसके नजदीक में सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात अगर सोर्स ऑफ वाटर अगर नजदीक में पता चल गया तो देखेंगे कि वाटर की क्वालिटी क्या है। जो पनिया हम गौवा में सप्लाई करने जा रहे हैं तो उस वाटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अगर क्वालिटी बैड है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे ट्रीटमेंट करना होगा। क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है ना। अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, ट्रीटमेंट करना होगा। अगर ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा आ गया, क्या गया, बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आपको इस सोर्स को सेलेक्ट नहीं करोगे, आप कोई दूसरा सोर्स को दूसरे जगह पर आप क्या करोगे, टंकी को लगाना चाहोगे। लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं कि यही वाला सोर्स आपको बेटर है और यहीं पे पानी की क्वालिटी क्या मिल गया, गुड मिल गया, और आपके ट्रीटमेंट, यही आपको ट्रीटमेंट करना क्या हो गया, यहीं पे से आपको क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सस्ता हो गया। तो आप इस पानी के सोर्स को सेलेक्ट कर लोगे। दूसरी बात ये भी देखना होगा कि इस पानी को सोर्स से, ये जो पानी के सोर्स मिला यहां से आपको खींचने के लिए मोटर लगाना होगा। अरे पानी नीचे ना रहेगा, ठीक है ना, तो खींचने के लिए मोटर लगाना होगा। तो मोटर लगाने के लिए आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगा। तो देखेंगे कि आप जहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं ना, पानी का टंकी जो बैठा रहे हैं ना, वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कितना दूर पर है, ठीक है ना।
हाँ, ये भी देखना होगा, ठीक है ना। तीसरी बात कि यहाँ पे जो पानी की टंकी बैठा रहे हैं, क्या यहाँ से पूरे गांव में स्मूथली पानी चल जा रहा है कि नहीं, कि पानी भेज रहे हैं पीने के लिए तो वहाँ खेत पट आ रहा है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं, ये सारे चीज को सबसे पहले गांव में आपको जाना होगा और हर एक जगह पर जा करके देखना होगा कि कहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारा डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, विजिट करोगे, क्या करोगे, विजिट करोगे कहाँ पे, तो जहाँ पे आपको टंकी बैठाना होगा, क्या करना होगा, टंकी बैठाना होगा, ठीक है ना। उस साइट को आप विजिट करोगे और विजिट करने के बाद आप क्या लाओगे, डाटा लाओगे, क्या लाओगे, डाटा और इंफॉर्मेशन लाओगे, ठीक है ना। तो डाटा और इंफॉर्मेशन कैसे लाओगे, झोला में करके लाओगे नहीं ना। तो डाटा और इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे कि एक प्लान और मैप के थ्रू लाओगे, ठीक है ना। तो इस डाटा और इंफॉर्मेशन को आप क्या लाओगे, प्लान और मैप के थ्रू लाओगे। तो सपोज करिए कि ये आपकी क्या है, ड्राइंग शीट है। तो आपने क्या किया कि ये देखा कि यहाँ पे आपको ऐसा सेलेक्ट किया कि इस जगह पर आपको क्या बैठाना है, वाटर टैंकी को बनवाना है, ठीक है ना। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ पे आपको है वो है वाटर सोर्स है, क्या है, वाटर सोर्स है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ पे आपको क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है कि आपको मतलब इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरा गांव में, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या है, सब एक रहने वाला हेडवर्क बनाया गया है जहाँ से सब कंट्रोल करना है, ठीक है ना। यानी हेडवर्क है, हेडवर्क जहाँ पे इसका रेगुलेशन का काम होता है, ठीक है ना। तो ये सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यहाँ से फील्ड में जा करके डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप एक सूटेबल ड्राइंग और मैप बनाओगे, एक सूटेबल ड्राइंग और मैप बना करके लाओगे। तो इसी कला को, इसी साइंस को, इसी आर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेइंग, ठीक है ना। हाँ, देखिए तो पहले जा करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किए और ये सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को हम लोग ड्राइंग शीट पर उतार दिए, छाप दिए। तो इसी कला को हम लोग बोलेंगे सर्वेइंग, ठीक है। तो ऐसा ही छाप दोगे नहीं, तो सबसे पहले जाओगे तो सर्वे, यानी आप क्या करो, गाँव में जाओगे तो पहले ये सोचोगे कि हम काम स्टार्ट करें तो कहाँ से सर्वे करना, यानी कहाँ से पूछताछ करना चालू करेंगे, ठीक है ना, कहाँ से देखना चालू करेंगे। तो जो सबसे पहला काम होगा वो चीज आपको ओवरव्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। कि सर्वे वर्क स्टार्ट कहां से करें, सर्वे वर्क कैसे कैसे स्टार्ट करें और कौन सा पानी बनाना है तो उसके लिए सर्वेइंग अलग तरीका का होगा, उसके लिए डाटा और इंफॉर्मेशन अलग होगा, ठीक है ना। घर बनाना है तो उसके लिए डाटा और इंफॉर्मेशन अलग होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज के लिए, मान लिया कि बाउंड्री का मेजरमेंट करना है, भारत और नेपाल के बीच या भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, बाउंड्री के बीच क्या करना है, बाउंड्री का मेजरमेंट करना है, तो उसके लिए प्लान और मैप अलग होगा। तो अलग अलग टाइप्स के प्लान और मैप अलग अलग होंगे, यानी ये आपको पढ़ने को मिलेगा ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में, ठीक है। हाँ, चलिए अब जब आप क्या कर रहे हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएं, ठीक है ना, इसको फिर से बनाते हैं, बड़े आसानी से चीज को समझिए। यहाँ पे आपको क्या है, वाटर टैंक है और यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है, क्या है, सोर्स ऑफ वाटर है जहां से निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के आपको कितना दूर है, इस दूर को भी ड्राइंग और मैप में शो करना होगा ना, अरे शो करना होगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेजरमेंट लेना होगा, क्या करना होगा, MESURMENT, मेजरमेंट लेना होगा। तो मेजरमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, पहले के जमाने में तो डेगवे से नाप देते थे, 1 डेग 2 डेग 3 डेग, ठीक है ना। तो वैसे नहीं करना है कि यहाँ से 10 डेग पर यहाँ पे पनिया के टंकी बैठा लो हो, आगे चल के और कुछ 20 डेग पर यहाँ 30 डेग पर वो घर में मिले तो फलना महतो के, और मतलब ऐसे ऐसे करके बता देते थे। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर
इंजीनियर हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट का जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगा। क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत सारे टाइप्स के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो मेजरमेंट करना है वो चेन से। का चीज से? चेन से। अरे खेत जमीन घर में नापाता है ना, ओकरा जरीब बोलते हैं, ठीक है ना। तो जरीब से नापेंगे। अगर और बढ़िया से एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगा ना तो जरीब का भी और कंपास दोनों का यूज करेंगे, चेन का और कंपास दोनों का, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये सारे चीज से हम लोग मेजरमेंट वर्क करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए दूसरा में आपको वही पढ़ना है कि उस चीज को मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में चेन सर्वेइंग में पढ़ना है कि जो हम लोग चेन सर्वेइंग में चेन के थ्रू, जरीब के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये यूनिट 2 में पढ़ना है। अगर और बढ़िया से मेजरमेंट करना है कि नहीं यहाँ पे से यहाँ पे तो दूरी ऐसे नाप लिए, अगर यहाँ पे ऐसे करके नाप लिए तो गलती हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एंगल का भी मेजरमेंट करना जरूरी हो जाएगा कि कितना डिग्री पर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ये सारे चीज के पता कौन लगाएगा? कंपास सर्वेइंग में, ठीक है ना। तो कंपास सर्वेइंग में लीनियर के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी होगा, ठीक है ना, कि यहां से कितना डिग्री एंगल पर वाटर सोर्स है, यहां से कितना डिग्री एंगल पर आपको क्या है? ट्रांसमिशन पावर एट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी ट्रांसमिशन केबल है, ठीक है ना। यहां से कितना दूरी पर आपको डाइवर्जन हेडवर्क बनाया गया, सॉरी रेगुलेटर बनाया गया, जहां से सब कुछ रेगुलेट होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये सारे चीज को आपको प्लान और मैप में शो करना ही क्या कहलाएगा? सर्वेइंग कहलाएगा। तो चेन में क्या करते हैं? तो सारे ये डिस्टेंस को मेजरमेंट जो करेंगे वो चेन और टेप के हेल्प से करेंगे, ठीक है। कंपास में क्या करेंगे? चेन और टेप तो रहेगा ही, साथ ही साथ इस कितना एंगल पर है, यानी कौन से डायरेक्शन में है, उस चीज को कंपास से पता चलेगा, ठीक है। हाँ दूसरी बात दूसरी बात क्या होता है कि पानी की टंकी बैठाना है और ऐसा जगह बैठा दिए, पूरा जाके एकदम ब्रह्मजोनी पहाड़ पर जाकर बैठा दिए, तो पता चला कि इतना ऊंचा पर बैठा दिए ना कि पानी खींचते खींचते परेशान है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करना ही मतलब मुश्किल है। तो आपको इस चीज के बारे में पता करना है कि पानी को कहाँ जहां पे बैठा रहे हैं वहां पे कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है। ये ऊंचा नीचा को पता करना ही आपको क्या कहलाएगा? लेवलिंग कहलाएगा, ठीक है ना। हाँ यानी आपको लेवलिंग में आपको पता चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में कौन सा जगह ऊंचा है, किसके रिस्पेक्ट में कौन सा जगह नीचा है, ये चीज आपको पता चलेगा लेवलिंग में। और लेवलिंग का ही हम लोग मैप जब तैयार करते हैं, ऊपर नीचे को वर्टिकल डिस्टेंस में जो डिफरेंस होता है उसी को मैप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंटूरिंग, ठीक है ना। पहले के सिलेबस में लेवलिंग अलग था और कंटूरिंग अलग था, लेकिन इस बार दोनों एक में मिला दिया है, ठीक है। और जब हम लोग मैप और ड्राइंग बना लेंगे, मैप और ड्राइंग बना करके लेकर आ जाएंगे, तो फिर से वहां पे काम स्टार्ट करने के लिए जाना होगा ना। तो जो मैप और ड्राइंग, देखिए बड़े आराम से इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, और फिर से इस चीज को बनाते हैं। सपोज करिए कि आपने क्या किया, मैप और ड्राइंग बना करके आप अपने ऑफिस में लेकर आ गए। यहाँ पे आपको वाटर टैंक है, ठीक है ना, और यहाँ पे वाटर सोर्स है, क्या है? वाटर सोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या है? ट्रांसमिशन केबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है? डाइवर्जन हेडवर्क है, ठीक है। हाँ इस चीज को आप समझिए। तो आपने मेजरमेंट किया स्केल से या चेन और टेप से, तो ये 5 किलोमीटर आया। कितना किलोमीटर आया? 5 किलोमीटर आया। ये कितना आया? 10 किलोमीटर आया। कितना आया? 10 किलोमीटर आया, ठीक है ना। 5 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, ये 2 किलोमीटर बोल दिए। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, ठीक है ना। ये मान लिया सपोज करके आया 1500 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर आया, ठीक है ना, 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना दूर दूर पर हम लोग ये सब चीज बनाए, ठीक है। तो इसको सूटेबल स्केल में हम लोग मैप बना करके तो ऑफिस में लेके आ गए, लेकिन फिर से जब उस फील्ड में जा करके मेजरमेंट करना होगा तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना होगा ना कि ये वाला एरिया कितना है। तो यही एरिया को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। और इसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है प्लानीमीटर, ठीक है ना।
इस इंस्ट्रूमेंट से। और ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, तो प्लान पर के यानी ड्राइंग शीट पर के जो एरिया मेजरमेंट करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लानीमीटर। ठीक है, तो अगर बात थोड़ा सा कहने को ये बोला जाए कि ये सब्जेक्ट हम लोग को सिखाएगा क्या, तो यही सिखाएगा कि आप जो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग काम स्टार्ट करने के पहले से जो साइट इन्वेस्टिगेशन करके जो वहां से डाटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो ड्राइंग और मैप बनाते हैं ना, वही कला को हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग। ठीक है ना, तो कोई भी सिविल इंजीनियरिंग काम करने के पहला प्रोसेस आपको सर्वेइंग, मतलब सर्वे के बिना सिविल इंजीनियरिंग अधूरा हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगा सर्वे। ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि सर्वेइंग में क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक सुटेबल मैप बना देना ही क्या कहलाता है, सर्वे। तो डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, मैप बनाओगे तो डिस्टेंस को शो करोगे ना, तो वो डिस्टेंस को मेजरमेंट काची से करेंगे, तो डेग से तो कर नहीं सकते हैं, बांस इस सब से तो कर नहीं सकते क्योंकि पहले का था, तो आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगा। और वो इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा, चेन मिलेगा, टेप मिलेगा, कंपास मिलेगा। तो ये अगर चेन का यूज करके जो सर्वेइंग मेजरमेंट कर रहे हैं तो चेन सर्वेइंग हो जाएगा, अगर कंपास और चेन दोनों को मिला करके यूज कर रहे हैं तो आपको कंपास सर्वेइंग हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि ऊंचा नीचा को मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो लेवलिंग में आ जाएगा। ऊंचा नीचा को अगर ग्राफ मैप पर शो करेंगे, ठीक है, तो वो कंटूरिंग ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है ना, और उस फाइनल जो ड्राइंग का एरिया मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसका नाम है प्लानीमीटर, और आपको ये आ जाएगा। ये जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट में कौन कौन सा यूनिट से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा आप लोग समझ जाइए। ठीक है, ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन से 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, हाँ, चेन सर्वेइंग में आपको 14 मार्क्स में पूछा जाएगा, 14 नंबर में पूछा जाएगा। और ये सब्जेक्ट से आपको एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा। ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा। ठीक है ना, इससे भी एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा। ठीक है ना, इससे भी एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा, लेवलिंग से भी एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा। ठीक है ना, हाँ, ये पूरा का पूरा थियोरिटिकल चीज है, थियोरिटिकल चीज, और ये भी पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक है ना, थ्योरी है। ठीक है ना, तो आपको जो एनी हाउ किसी हालात में आपको 3 न्यूमेरिकल तो सर्वे में देखने को मिलेगा, और तीनों न्यूमेरिकल 6 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी जब किस्मत बहुत बढ़िया रहता है तो एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से आपको न्यूमेरिकल देता है, जो सबसे इजी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, ओवरऑल देखा जाए तो पूरा सर्वे ही पूरा इजी है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, मेजरमेंट करना है, एकदम लगेगा कि रियल फील ऑफ इंजीनियर यही सब्जेक्ट आपको दिखाएगा। ठीक है ना, बहुत लोग कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सा बुक की जरूरत पड़ेगी, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो आपको बुक की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बीसी पूनमिया ले लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बुक पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया बुक होगा बीसी पूनमिया। ठीक है ना, हाँ, ठीक है ना, पूनमिया। ठीक है ना, पूनमिया। ठीक है ना, हाँ, इस चीज को पूनमिया थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर। ठीक है ना, बीसी पूनमिया। ठीक है ना, बीसी पूनमिया। ठीक है ना, हाँ, इस चीज को आप समझ गए होंगे, और आपको ये टॉपिक भी आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, हाँ, हम लोग थर्ड सब्जेक्ट की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, हाँ, इसी को एक और नाम जानते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में बोलते हैं SOM। ठीक है, या MOS। ठीक है ना, हाँ, चाहे SOM बोले चाहे MOS बोले, दोनों सेम चीज है, और इसको बगा के लड़का बोलता है मौसवा भी बोल देता है। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ने को क्या मिलेगा। ठीक है सर, इसके पहले भी तो हम एक मैकेनिक्स पढ़े थे, तो याद कीजिए, इसके पहले जो पढ़े थे हम लोग पढ़े थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े क्या थे सर? तो थोड़ा बहुत अगर याद कीजिएगा तो कोई बॉडी था, क्या था? कोई ऐसा बॉडी था जिस पर आप लोग फोर्स लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? फोर्स लगा रहे थे। तो उस बॉडी का डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। ठीक है ना, डायमेंशन में चेंजिंग नहीं हो रहा था। तब हम लोग इस फोर्स का इफेक्ट
इस फोर्स का इफेक्ट जो पड़ रहे थे, इस फोर्स का इफेक्ट जो पड़ रहे थे वो कहाँ पड़ रहे थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इस टाइप के बॉडी को क्या बोलते थे सर, तो रिजिड बॉडी बोलते थे सर, कि फोर्स लगाने के बाद उसकी डायमेंशन में चेंजिंग नहीं होता था, तो उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते थे। तो रिजिड बॉडी के स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो सर कोई ऐसा बॉडी भी होगा, कोई ऐसा बॉडी भी होगा जिसमें आपने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन उसमें फोर्स लगाने के बाद उसके डायमेंशन में तो चेंजिंग हो जाएगा। कोई ऐसा बॉडी भी तो मिलेगा ना जिसमें फोर्स लगाया उसके डायमेंशन में चेंजिंग हो रहा है, डायमेंशन बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे रबड़ है, उसको फोर्स लगा के दबाए तो डायमेंशन में चेंजिंग हो गया, छोड़ दिए फिर से डायमेंशन में पहले जैसा आ गया, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा भी बॉडी तो होगा कि जिसमें फोर्स लगाने के बाद उसकी डायमेंशन में चेंजिंग होता है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉडी भाव, डिफॉर्मेबल बॉडी। क्या बोलते थे, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, कि जब भी कोई सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कोई ना कोई मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कोई ना कोई मटेरियल का जब यूज करते हैं तो जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स आता है, कुछ ना कुछ लोड आता है। तो वही देखते हैं कि जो मटेरियल आपने बिल्डिंग में यूज किया, क्या वो मटेरियल पर जितना लोड आ रहा है, जितना फोर्स आ रहा है, क्या वो फोर्स के लिए सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा मटेरियल का चेक करेंगे स्ट्रेंथ, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो याद करिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगाएं और लोड आया तो ये बेंट कर गया, ऐसे लप गया, ठीक है ना। तो सब कुछ चेक करेंगे, यानी फोर्स का इफेक्ट डिफॉर्मेबल बॉडी में जो चेक करेंगे ना, जो स्टडी करेंगे ना, उसी को हम लोग बोलेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। हाँ, चलो तो जरा बताओ, सबसे पहला आपको पढ़ना होगा, पहला यूनिट है जो इसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आप लोग पढ़ेंगे, तो कोई भी अगर मटेरियल है, क्या कोई भी मटेरियल का यूज, कोई बिल्डिंग का या कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का, या बोलो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है, तो अगर उस पर लोड आ रहा है तो लोड आने के बाद वो कितना रोटेट होने से रोक रहा है, जितना रोटेट होने से रोकेगा ना, वो सारा का सारा स्टडी, या कैसे कैलकुलेट करें कि इतना रोटेट होने से रोक रहा है, इतना हो रहा है कि इतना हो रहा है कि इतना हो रहा है, वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो सारे के सारे चीज के बारे में हम लोग स्टडी करें कहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग दूसरा यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगा, सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन। इसमें क्या होगा कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी में अगर आप कोई बॉडी है तो डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। अगर इसमें अगर आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद इसकी डायमेंशन में कितना चेंजिंग हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन, ठीक है ना। और इस डायमेंशन में चेंज होने के बाद इस मॉलिक्यूल में क्या क्या, मतलब कितना ताकत आ रहा है सहने का, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेना है, और ये न्यूमेरिकल भी बनाना होगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन कहने का मतलब होता है कि डायमेंशन में चेंजिंग, और स्ट्रेस कहने का मतलब उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता, यानी मॉलिक्यूल के द्वारा बर्दाश्त करने की क्षमता। तो बर्दाश्त करने की क्षमता और वहां से डिफॉर्मेशन यानी डायमेंशन में चेंज करने की एबिलिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग यूनिट सेकेंड में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। इसको पढ़ने के लिए सीजी का रिवीजन करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। इसको पढ़ने के लिए आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ जितना पढ़ाया जाएगा वही सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, आगे आपको कह रहा है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि कोई आपने एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया, इस तरह का आपने क्या किया, कोई सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। और इस पर ऊपर से लोड आ रहा है, क्या आ रहा है, लोड आ रहा है, दैट इज फोर्स लग रहा है। तो ये कितना बेंड करेगा, कितना लपेगा, इसके बारे में, बेंडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद मान लीजिए कि ये वाला बेंड ऐसे ना ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो ये बेंड के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो फोर्स आ रहा है, ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना यहाँ पे सपोर्ट पर जो रगड़ा करके फोर्स जनरेट
एक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं शियर फोर्स। जब कोई सरफेस या जब कोई प्लेन या जब कोई दो बॉडी रगड़ाने के बाद जो फोर्स आता है ना, रगड़ाते समय जो फोर्स होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग शियर फोर्स। ठीक है ना, तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में यहाँ पे बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है ना, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस इन बीम, और स्पेशली आपको बीम में भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है कॉलम। क्या पढ़ना है? कॉलम। कॉलम क्या होता है? तो कॉलम अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो पिलर समझिए। पिलर अलग चीज, पिलर कॉलम, ठीक है ना, और पायर, ये सब चीज अलग अलग चीज है। तो सबका कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा इनसाइड द टॉपिक। ठीक है ना, इस टॉपिक के अंदर। ब्यूटी इस बात की इस सब्जेक्ट का कि ये फुली का फुली न्यूमेरिकल है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, फुली न्यूमेरिकल पेपर है। और ये न्यूमेरिकल फुली न्यूमेरिकल पेपर है। और ये पेपर में आप 70 बाई 70 ला सकते हैं, यानी इसको बोलो स्कोरिंग पेपर है। क्या है? यानी इस पेपर को अगर आपने संभाल लिया तो आपके थर्ड सेमेस्टर में स्कोर अच्छा आ सकता है। साथ ही साथ इस पेपर का सबसे खतरनाक ब्यूटी ये है कि आने वाला जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चरल पेपर है वो सारे पेपर का बेसिक है। यानी इस कोई भी में फाकी मारिए लेकिन आप स्ट्रेन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में फाकी नहीं मारेंगे। ऐसे जो थर्ड सेमेस्टर का इस वजह सिलेबस दिया गया ना, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में लीजेंड है। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में खतरनाक है। ठीक है, तो जितना बढ़िया से इस सेमेस्टर को पढ़िएगा उतना मजा आएगा। और इंटरेस्टेड इस बात की है कि सारा का सारा एक नए होंगे, क्लास 10th के लिए भी वही है, क्लास 12th के लिए भी वही है। ठीक है ना, कोई के लिए ऐसा नहीं है कि पहले से पढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब धन बाई स्पेशली है। ठीक है ना, सारे लोग इसको सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ। और इसकी वेटेज है वही 70 नंबर की है, पूछा जाता है। उसमें 50 नंबर का मतलब रहता है थियोरेटिकल और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर में जो पूछा जाता है ना सब्जेक्टिव में, उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, हाँ। 6 नंबर में तो हर एक न्यूमेरिकल रहेगा, 4 नंबर में भी न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपको समझ आया होगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ना क्या है, चीज़ें को करना क्या है। ठीक है, उम्मीद है कॉपी करेंगे। अब हम लोग मूव करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की तरफ। अगले सब्जेक्ट यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हैं और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सिटी। जब ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल मिस्त्री के जैसा फीलिंग आता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट हम लोग को क्या सिखाने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। ठीक है, बहुत पहले की अगर बात याद किए कर रहे होंगे तो जो घर उर या जितने भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था सारा का सारा मिट्टी से बनाया जाता था। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा बढ़ा तो क्या हुआ कि स्टोन पत्थर को काट काट करके क्या बनाने लगा, घर बनाने लगा। ठीक है ना, या और भी स्ट्रक्चर बनाने लगा। ठीक है ना, हाँ। जब टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो पत्थर को ऐसे ही रखने पर घसा कुसा जाता था, तो उसके बीच में हम लोग क्या करते थे, मट्टी को डाल करके और उसको ज्वाइंट करते थे पत्थर को। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो हम लोग उस मट्टी को हटा करके चूना उसके जगह पर यूज किए, तो मट्टी से अच्छा रिजल्ट दिया। कुछ ज़्यादा देर तक बांध करके रखा, माने ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन पाया। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी और बढ़ा तो सीमेंट का मतलब जैसे ही पता चला, सीमेंट के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, सीमेंट के बारे में, सीमेंट जैसे ही बना तो हम लोग क्या करने लगे कि अब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट से सब कुछ को जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे इतिहास के बारे में, ये सारे टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप किए इंजीनियरिंग लाइफ में, पूरे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में, तो उस सारे चीज के बारे में आपको बताया कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, हाँ। तो अभी जो लेटेस्ट जो काम हो रहे हैं ये सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे सीमेंट के बेसिस पर बन रहे हैं। तो सीमेंट कौन से मटेरियल होता है, कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, वे सारा का सारा चीज के बारे में यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ लेंगे तो आधा मिस्त्री वाला फीलिंग आ जाएगा। ठीक है ना, बाद बाकी जैसे ही वर्क करोगे तो आप मिस्त्री कहलाने लगोगे। ठीक है ना, हाँ। और भी मिस्त्री से भी लो ग्रेड वाला जो होता है ना वो भी कहला सकते हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक फन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला यूनिट आपको पढ़ना है सीमेंट। ठीक है ना, कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है। जब सीमेंट हम लोग बना लेंगे, जैसे सीमेंट है, ठीक है ना, तो सीमेंट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कौन कौन सी जरूरत होगा,
सीमेंट बनाने के लिए, अगर मान लीजिए कि सीमेंट है, ठीक है ना, तो सीमेंट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है ना। हाँ, तो रॉ मटेरियल कौन कौन सा जरूरत पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही रॉ मटेरियल ला लेंगे तो उसको भट्ठी में ले जा करके सीमेंट बनाना पड़ेगा मशीन में, ठीक है ना। तो मशीन में डाल करके हम लोग फाइनली सीमेंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रॉ मटेरियल का हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? सीमेंट बनाएंगे। ये पूरे प्रोसेस इसमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप रॉ मटेरियल का ला करके सीमेंट बना लोगे तो क्या होगा, उस सीमेंट को चेक करोगे कितना मजबूत है, ठीक है ना। सीमेंट का आप चेक करोगे कि इसकी ताकत क्या है, इस सीमेंट की ताकत क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं। इस टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ताकत को पता करेंगे, ठीक है। और जब पता चलेगा कि सीमेंट जब बन गया तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से बांध करके रखने का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। तो सीमेंट को बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है ना, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है ना। हाँ, बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो सीमेंट की पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सीमेंट को, रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उसको टेस्ट कैसे कैसे करते हैं, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। जब सीमेंट पढ़ लेंगे तब हम लोग को पढ़ना है एक और मटेरियल जिसको बोलते हैं एग्रीगेट। क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट का हिंदी होता है रोड़ी, ठीक है ना। हम लोग गिट्टी बोल देते हैं, ठीक है ना। अरे हम लोग देहात में छरी बोल देते हैं, सीधा सीधी यही समझिए, ठीक है ना। तो एग्रीगेट की पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कौन सा एग्रीगेट आप मतलब ढलाई में लगाओगे, कौन सा एग्रीगेट आप मतलब कॉलम बनाने में, जिसको आप लोग पिलर बोलते हैं, उसको बनाने में यूज करोगे, कौन सा ढलाई में यूज करोगे, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप्स के एग्रीगेट के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे और अलग अलग ग्रेड्स पढ़ोगे एग्रीगेट का, और सब एग्रीगेट यानी सब छरी की आप लोग ताकत पता करोगे, स्ट्रेंथ पता करोगे, और इसके लिए भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो टेस्ट आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा टेस्ट पढ़ना है, तो टेस्ट को पैसेंसली समझने वाला चीज है, समझोगे रियल प्रैक्टिकल में तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसी में आपको क्या करेंगे, जैसे कि छरी है तो कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई बहुत छोटा होता है, तो छरी के भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे मोटा पतला है, तो चलनी से चाल चल करके पता करेंगे कि चलनी का जो साइज होता है ना, जो चलनी में छेदवा होता है ना, उस छेदवा के साइज से हम लोग पता करते हैं। चलनी को हम लोग यहाँ पे सिव बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। आप लोग पहले से भी सीबीएसई वाला जानते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाला कुछ लोग सिव नहीं जानते थे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे चलनी से जो पास करेगा, कितना mm साइज वाला चलनी से पास कर रहा है, तो उसके अनुसार से छरी का साइज होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग साइज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे और साइज के पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। जब सीमेंट पढ़ लेंगे और एग्रीगेट पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पानी पढ़ के आए हैं, वाटर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ के आए हैं? वाटर हम लोग पढ़ के आए हैं। तो सीमेंट और एग्रीगेट में वाटर मिला देंगे तो आपको बन जाएगा कंक्रीट, ठीक है ना। हाँ, तो सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट, ये तीनों मिला देंगे तो आपको बन जाएगा कंक्रीट। अरे हम लोग बोलते हैं मसाला, क्या बोलते हैं? मसाला बनाओ, ठीक है ना। हाँ, तो ये कंक्रीट जो बनाए वो कंक्रीट में कितना कितना मिला रहे हैं, रेशियो क्या है, सीमेंट का टप मिला रहे हैं कितना, मतलब नापेंगे ना, तो वही चीज के बारे में पढ़ना है, कितना कितना रेशियो में मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जब अलग अलग रेशियो में मिलाते हैं तो अलग अलग ताकत होगा। बोलते हैं ना कि चलो छुपाइया करना है, 6 एक का मसाला बना दो, 7 एक का मसाला बना दो, 2:3:1 का मसाला बना दो, पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये पूरा मिस्त्री वाला बात यहाँ पे एकदम समझ आएगा, ठीक है ना। तो कंक्रीट में यही सब चीज के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, उसी सैंड का एग्रीगेट में ही पढ़ना है आपको, सैंड के बारे में, ठीक है ना। एग्रीगेट आपको दो तरह के मिलेगा, एक मोटा एग्रीगेट, एक पतला एग्रीगेट, ठीक है ना। फाइन और कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो ये यहां से कंक्रीट बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो कंक्रीट बना लीजिएगा, तो कंक्रीट बना करके आप स्ट्रक्चर बनाना चालू करोगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कंक्रीट को और बढ़िया बनाने के लिए आपको मिक्स डिजाइन, किस तरह से आप मिक्सिंग करोगे कंक्रीट को, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दे, बढ़िया से बढ़िया मसाला बन पाए, ठीक है ना। हम लोग तो जैसे तैसे मिला देते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ से क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। मान लीजिए कि वहां पे कहीं पे आप कंक्रीट बना रहे हो, तो वहां पे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी कैसे आए, तो उसकी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी कंक्रीट बन जाए, यानी मसाला बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पे पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना। हाँ,
ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मसाला बना दिए, सब कुछ अब स्ट्रक्चर बनाने जाना है और पता चला कि पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है, तो सब कंक्रीट का यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग केमिकल और अलग अलग एडमिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है ना, कि तुरंत जम जाए, तो उसके लिए बाहर से केमिकल लाना पड़ेगा, ठीक है ना, एडमिक्सचर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्यूरिंग, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, इस सब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, इस सब में क्या पढ़ेंगे, क्यूरिंग का मतलब होता है पटाना। हम लोग समझते हैं जब कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें पानी देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पटाना, मतलब स्ट्रक्चर बना उसके ऊपर पानी दे रहे हैं, पटा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो ये सारे चीज़ के बारे में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग ना, टेस्ट जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा, और कंपटीशन एग्जाम में टेस्ट से क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो सिटी भी अपने आप में एक खतरनाक सब्जेक्ट है, और मतलब अच्छा माना जाता है और इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। हाँ, तो कंक्रीट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये बात आपको समझ आ गया, मतलब पूरा मिस्त्री वाला काम करना है, ठीक है। इसके लिए जो बढ़िया बुक होता है, उस बुक का नाम है MS सेठी, ठीक है ना। बुक का यहाँ पे अभी हम फोटो चिपका देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उनके लिए बुक बताया जा रहा है, वरना बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मटेरियल ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। हाँ, अगर लगता है ना कि हम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करें तो वो लोग IES मास्टर, IES मास्टर का आप मटेरियल खरीद सकते हो, ठीक है ना। मेड इजी का मटेरियल खरीद सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वो पढ़ लेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी अच्छा चल रहा है IES मास्टर का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना बात समझ आया होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसको कॉपी कर लेंगे रोक करके, और उसके बाद हम लोग आएंगे जियो टेक्निकल इंजीनियर के बारे में, ठीक है ना। ये भी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है सॉइल के बारे में। सॉइल कहने का मतलब होता है मट्टी, ठीक है ना। जितना, जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर कहाँ बनाओगे, हवा में बनाओगे, हवा में स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको बोल देगा हवा महल बोल देगा, पानी में ना वाटर महल बोल देगा, ठीक है ना। लेकिन आपको धरती पर बनाना है, मट्टी पर बनाना है, तो जहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मट्टी को चेक करना होगा ना कि कौन सा मट्टी है। पता चला कि जहाँ पे घर बना रहे हो, जहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहे हो, वहाँ पे पूरा उपजाऊ मट्टी था, अब वहाँ पे अनाजों पैदा नहीं हो रहा है, घर बन गया, और जहाँ पे बंजर था वहाँ पे खाली है, वहाँ पे तू खेती कर रहा है। तो वैसा नहीं ना, आपको स्ट्रक्चर वैसे जगह बनाना होगा जहाँ पे ऑलरेडी बंजर है, उपजाऊ जगह पर जल्दी स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज को आपको चेक करना होगा। जब इतना चीज चेक कर लेंगे तो ये पता चलेगा कि जहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये जो सब्जेक्ट हमको सिखाएगा, जहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वहाँ पे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, सॉइल कितना से कितना वो स्ट्रक्चर जो हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या उस स्ट्रक्चर को लोड को सह पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यानी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मतलब इसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। यानी इसमें पढ़ेंगे कितना टाइप्स का सॉइल होता है, कैसे पानी के द्वारा आएगा सॉइल तो उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे, हवा के द्वारा बह के आएगा तो उसको कौन सा सॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब मान लें कि चट्टान टूट टूट करके जब मट्टी बनेगा तब उसको कौन मट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। जब ये पढ़ लेंगे तो सॉइल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि सॉइल है तो उसके अंदर कितना वॉइड है, खाली जगह है, ठीक है ना। ये सारे चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। हाँ, वॉइड क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब इतना चीज पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। जैसे कि सॉइल है तो सॉइल में पानी जाएगा तो पानी कितना तेजी से जा रहा है, पानी रिस रहा है कैसे, यानी पानी अंदर सॉइल में कैसे फ्लो हो रहा है, तो ये चीज आपको बताएगा परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है ना। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ना है, उसके बाद बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, ठीक है ना। इस सॉइल जहाँ पे है उस सॉइल का कितना बियरिंग कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि सॉइल है वहाँ पे खड़ा हुए यहाँ से 2 फीट नीचे चल गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज चेक करना होता है, ठीक है ना। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में भी आपको पढ़ना है। कंपैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सॉइल को पहले क्या करना होगा, वहां पे धंसाना होगा, रोलर चलाना होगा, यानी कंपैक्ट करना होगा, ठीक है ना। हाँ, अरे हम लोग रोलर चलाते थे, हम लोग तो इतना बेरोजगार थे, मतलब इतना आवारा थे गांव में कि अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वर्क और रोलर आ रहा है तो उसको देखने के लिए हम लोग चल जाते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये मतलब कंपैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज नहीं पढ़ेंगे ना तो सब पढ़ल मट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए
इसलिए सॉइल को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ये एसएससी जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंपटीशन, सारा सब्जेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है और बढ़िया वेटेज वाला है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बढ़िया जो वेटेज आपको मिलेगा कंपटीशन में वो इस सब्जेक्ट में सॉइल से परफेक्ट हमेशा मिलता है, ठीक है ना। हाँ, सिटी से भी थियोरेटिकल पोर्शन बढ़िया मिलते हैं। एक बात और, ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सॉरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है ना, फुल्ली थ्योरी है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से सिर्फ आपको यहाँ पे सेमेस्टर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। बाद बाकी सारा सेमेस्टर में लगभग थ्योरी पूछा जाता है, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर में इससे न्यूमेरिकल लगभग सब मतलब चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना बढ़िया रहेगा, ना पढ़िएगा पढ़ल मट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। और इस सब्जेक्ट के लिए सबसे बढ़िया जो बुक होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए होगा बीसी पूनमिया का, ठीक है ना, बीसी पूनमिया, ठीक है। अगर और अच्छा पढ़ना चाहते हैं थोड़ा सा तो KR अरोरा करके कोई राइटर का बुक है जो अब यहाँ पे चिपकाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा और आपको ये समझ आया कि थर्ड सेमेस्टर आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग का एक रीड सब्जेक्ट है। तो इसको आप जितना मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा श्रम करोगे, जितना आप स्किल इन्हांस करना है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस सेमेस्टर को मतलब ढंग से पढ़ोगे, सिस्टमेटिक पढ़ोगे। आपको ऐसा पढ़ना है कि एक ही बार में सारा कंटेंट हमारा मिल जाए, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जो आप लोग को जाएगा सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग वेट करेंगे, उम्मीद है कि सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं।